SSP Lecturer Education Question Paper 2023 Part 4. In this video, we are going to discuss question number 76 to 100. So the first question of this session is, which of the following methods of research seeks to find out the cause and effect relationship between variables? Option: historical method, experimental method, ex post facto method, grounded theory. Answer of this question is option सी, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। कि देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मेथड है, रिसर्च मेथड है, जहाँ की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखा जाता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च तो हो ही नहीं सकता। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखा जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड और कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च जिसी को बोलते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर की जो कॉज एंड इफेक्ट जो है वो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं। सो द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। Next question is, which of the following methods focus on description and interpretation of cultural behavior? कि ऐसा कौन सा मेथड है जो कि कल्चरल बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है और उसके साथ साथ वो इंटरप्रेट भी करता है। ऑप्शन: केस स्टडी मेथड, एथनोग्राफी मेथड, फेनोमेनोलॉजी मेथड, symbolic interactionalisms. Answer of this question is option B, that is option B, that is ethnography. Obviously ethnography is the correct answer of these questions. See, एथनोग्राफी जो है ये एक तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, जहाँ की हम लोग जिसको कि प्राइमरीली हम लोग सोशल साइंसेस में और पर्टिकुलरली एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में ही यूज करते हैं। लेकिन आज का डेट में ड्यू टू इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये मेथोडोलॉजी को सोशल साइंस का अलग अलग फील्ड में अभी यूज किया जा रहा है। लेकिन बेसिकली ये जो सोशल साइंस का एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी है वहाँ पहले यूज हुआ करता था। और ये जो है ये इन डेप्थ स्टडी करता है लोगों को और उनका कल्चर को थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। कि देखिए, एथनोग्राफी रिसर्चर ज़्यादातर वो लोग, पीपल एंड उनका कल्चर के बारे में स्टडी करता है और इन डेप्थली स्टडी करता है। और जब इन डेप्थ का बात चला आता है तब हम लोग को वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इस तरह का चीज़ें का ज़रूरत पड़ता है। और वो सारे के सारे चीज़ हमको एथनोग्राफी में देखने के लिए मिलता है। और ये एथनोग्राफर जो है उनका जो मेन मोटो एम रहता है टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रैक्टिसेस, बिलीफ एंड इंटरेक्शन विद इन ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। कि एक कम्युनिटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनका जो सोशल प्रैक्टिसेस है, उनका जो बिलीफ है, उनका जो इंटरेक्शन है, हो गया, उसको अच्छे से समझना, हो गया। ये ही क्या है कि हमारा एथनोग्राफी रिसर्च का मेन एम है। अगर की फीचर को हम लोग देखें तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली जब हम लोग इन डेप्थ स्टडी का बात कर रहे हैं तो यहाँ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए ही चाहिए। इन डेप्थ इंटरव्यू ये भी चाहिए। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच। कि देखिए, ये लॉन्गिट्यूडिनलिटी जो है एथनोग्राफी रिसर्च का, ये इसी को यूनिक बनाता है। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनका कल्चर को कोई स्टडी करने के लिए एथनोग्राफर और एथनोग्राफिक रिसर्चर जो है बहुत सालों साल तक के हैं। कौन लौटा है तो कोई लौट भी नहीं पाया है। ओके, इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया में और दुनिया में देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद डेस्क्रिप्टिव एंड इंटरप्रेटिव। और ये जो एथनोग्राफिक रिसर्च जो होता है ये तो डेस्क्रिप्टिव होता ही होता है, उसके साथ साथ ये इंटरप्रेटिव भी होता है। सिर्फ हम लोग यहाँ डिस्क्राइब नहीं करते हैं कोई पर्टिकुलर कल्चर को, कोई पर्टिकुलर पीपल्स ग्रुप को, या हम उनको इंटरप्रेट भी यहाँ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, which of the following measures of central tendency is computed when there is an open ended distribution? कि एक ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जब रहता है
तो हम लोग कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज कर सकते हैं? मीन, मीडियन, मोड, एसटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मीडियन। ओके, जब ओपन एंडेड रहता है तब हम लोग मीडियन जो है उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रेंज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कि कौन सा सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग रेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते? ऑप्शन, ओपन एंडेड सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, अनइक्वल क्लास इंटरवल। Answer of this question is option A, that is open-ended series. Obviously, option A is the correct answer for this question, because see you will see the formula of range, then highest score minus lowest score. Okay, ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि हाईएस्ट से लोएस्ट को हम लोग कैलकुलेट ऐसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या रह रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डाटा है वो हमको चाहिए होता है, लेकिन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन को दिखे और एक ओपन एंडेड सीरीज को दिखे तो वहाँ कहाँ खत्म होता है हमको कुछ पता नहीं रहता। ओके, तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो बड़ा भी आ सकता है नेक्स्ट अपकमिंग और एकदम छोटा भी आ सकता है। तो इसीलिए ये रेंज निकालना ओपन एंडेड सीरीज का एक बहुत ही मुश्किल वाला चीज है और नामुमकिन है। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल move in the same direction, then the correlation is said to be negative, positive, no correlation, zero correlation. Answer of this question is option B, that is positive correlation. See, कि जब हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स एक सेम डायरेक्शंस में वो लोग जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि देखिए जब एकेडमिक टीचिंग अच्छा हो रहा है तो उसका अचीवमेंट अच्छा हो रहा है। तो ऐसे हम लोग जब एक ही डायरेक्शन में जब जाएंगे तब वहाँ हमको पॉजिटिव कोरिलेशन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड स्टेज इन 5334 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन? प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, एलिमेंटरी, secondary. Answer of this question is option A, that is preparatory. See, this is the complete distribution of new academic structure. First stage is called foundational stage, which continue from the age group of 3 and continue till 6 year, and it's called Anganwadi, preschool and Balvatika. ओके, तो यहाँ जो दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फाउंडेशनल्स बोलेंगे। और ये फाउंडेशनल्स जो होता है यहाँ मल्टी लेवल, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस तरह का चीज़ें यहाँ हम लोग को मिलता है। और फाउंडेशनल में और 2 साल का भी रहता है, क्लास 1 एंड क्लास 2, जो कि 6 to 8 एज ग्रुप को वो डील करता है। तो एक हिसाब से अगर हम लोग देखिए, फाउंडेशनल इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर which is composed with 3 year of Anganwadi, Balvatika or preschool and 2 year of class 1 and class 2, and it's composed from the age group of 3 to 8 year. The very second stage is preparatory stage. Here जो बच्चा है उसको प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, इस तरह का चीज़ें दिया जाता है। और ये 3 साल का रहता है, क्लास 3 to लेकर 5 तक, एज ग्रुप 8 to लेकर 11 तक। नेक्स्ट आता है मिडिल स्टेज, जहाँ की एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज पे प्रोवाइड किया जाता है। और ये 6 to लेकर 8 क्लास तक चलता है। और एज ग्रुप को अगर हम देखें 11 से लेकर 14 तक ये चलता है। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी स्टेज, जो कि जहाँ की मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस, इस तरह का चीज़ें पढ़ाया जाता है। और ये 4 साल का रहता है, ये क्लास 9 to लेकर 12 तक चलता है। और यहाँ जो बच्चा का एज ग्रुप रहता है वो 14 to लेकर 18 रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू NEP लर्निंग शुड बी, कि NEP के हिसाब से लर्निंग कैसा होना चाहिए? कंटेंट ओरिएंटेड, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्सपीरियंस ओरिएंटेड। NEP 1986 declare the establishment of pace setting school at option elementary level, secondary level, preschool level, primary level.
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज एलिमेंटरी लेवल। कि अगर हम लोग देखिए 1986 को, तो ये क्या क्या है कि डिक्लेयर किया है कि पेस सेटिंग स्कूल जो है वो एलिमेंटरी लेवल पर क्या किया जाएगा, सेटिंग किया जाएगा। हो गया। सी अगर हम लोग देखिए तो एनईपी 1986 का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी थ्रू एजुकेशन। कि एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी में नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप करना, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना ही 1986 का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसके साथ साथ टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसी को एनहांस करना, और उसी के साथ साथ ये एजुकेशन सारे के सारे सेक्शंस का लोगों के लिए अवेलेबल्स करवाना, ये भी एनईपी 1986 का एक क्या है कि मोटो है और ऑब्जेक्टिव है। और उसी के साथ साथ साइंटिफिक टेम्पर को फोस्टर करना, ह्यूमन वैल्यू को स्टूडेंट के अंदर उसको फोस्टर करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम देखिए स्कूल एजुकेशन, जहाँ की एक्सेस एंड इक्विटी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सारे के सारे चीज़ को इसी के अंदर डाला गया है। हायर एजुकेशन को अगर देखिए तो एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑटोनॉमी फॉर इंस्टीट्यूशन, इस तरह का चीज़ें के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हिच एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर ईसीसी प्रोग्राम। कि ईसीसी प्रोग्राम में कौन सा एज ग्रुप का जो बच्चे हैं उनको हम लोग डील कर रहे हैं और कवर अप कर रहे हैं। अगर ऑप्शन देखिए 3 to 5 ईयर, 3 to 6 ईयर, 5 to 6 ईयर एंड 6 to 8 ईयर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 3 to 6 ईयर। ये हमको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखिए, व्हिच डॉक्यूमेंट recommended the aims of education as increasing productivity, strengthening social and national integration, hastening the process of modernization and cultivation of social, moral and spiritual value। कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट का एक तरह का रिकमेंडेशन था। ऑप्शन अगर हम देखिए, रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट 1964-66, एनपीई 1986 एंड एनसीएफ 2005। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज कोटारी कमीशन और नेशनल एजुकेशन कमीशन और एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, दैट इज 1966 is the correct answer for this question। next अगर देखिए, which of the following is the approximate range of current GER in higher education in India। option 15 to 20%, 20 to 25%, 25 to 30%, 30% to 35%। answer of this question is option C, that is 25% to 30%। the three most important issues facing higher education in India at present are कि अभी का जो इंडिया है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल 3 इम्पोर्टेंट चैलेंजेस जो फेस कर रहा है और इशू जो फेस कर रहा है वो कौन कौन सा है। ऑप्शन एक्सपेंशन, क्वालिटी एंड इंक्लूजन, क्वालिटी एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिसर्च, एक्सपेंशन फंडिंग एंड टीचर ट्रेनिंग, एम मेथड्स एंड इवेल्युएशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज एक्सपेंशन, क्वालिटी एंड इंक्लूजन। ये जो है यहाँ इशू दिखने के लिए मिल रहा है। Which of the following aims of education has not been recommended by the Education Commissions 1950-53। कि इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन 1950-53 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने नहीं दिया था। ऑप्शन डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, एजुकेशन फॉर लीडरशिप, vocational efficiency, all of the above। answer of this question is option C, that is vocational efficiency। next, which of the following is recommended by NEP 19-2020 for improvement of higher education। कि इनमें से कौन सा NEP 19-2020 NEP 2020 फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट के लिए इसको दिया है। establishment of national research foundation NRF, establishment of single regulatory body for higher education called Higher Education Commission of India, establishment of National Academic Credit Bank NAC Bank to facilitate transfer and accumulation of academic credit across institution, all of the above। answer of this question is option D, that is all of the above। the role of NAC is option to improve
teaching learning by providing appropriate teacher training, to maximize student learning by publishing excellent learning material, to assess and accredit higher education institution, all of the above. Answer of this question is option C, that is to assess and accredit higher education institution. अगर हम नाक को देखें तो नाक ये एक तरह का ऑटोनोमियस बॉडी है जिसको कि 1994 में सेटअप किया गया था यूजीसी की तरह, है ना। यूजीसी की तरह इसको सेटअप किया गया था कि जो देश भर में जो हायर एजुकेशन है उनको एक्रेडिट करने के लिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू ए सिस्टमेटिक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन प्रोसेस, कि सिस्टमेटिक असेसमेंट और एक्रेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो इंडियन हायर एजुकेशन है उनको एक्रेडिटेट करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर फंक्शन को दिखे तो असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसी का मेन फंक्शन है। अगर प्रोसेस को देखते हैं तो एसएसआर जिसको एक सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बोला जाता है, और यहाँ आता है IIQA, हो गया। उसके बाद आता है पीयर रिव्यू और एक्रेडिटेशन गाइड, ऐसे रहता है। अगर क्राइटेरिया का बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। करिकुलम एस्पेक्ट, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सपेंशन एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ नाक। अगर बेनिफिट का बात करें तो ये क्या करता है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है, और उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन का जो रेपुटेशन है उसको एनहांस करता है, और एक तरह का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू की कंटिन्यूसली जो क्वालिटी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का उसका इम्प्रूवमेंट हो सके। और उसी के साथ साथ ये फैसिलिटेट करता है कि टू फंडिंग एंड रिसोर्स फॉर गवर्नमेंट, कि फंडिंग करने के लिए और रिसोर्स पाने के लिए गवर्नमेंट और एजेंसी से ये फैसिलिटेट करता है। और उसके साथ साथ ये स्टूडेंट रिक्वायरमेंट और रिटेंशन का जो इम्प्रूवमेंट है वो करता है। अगर हम लोग नेशनल NIRF को दिखे तो ये NIRF में भी नाक का जो एक्रेडिटेशन है वो लिंक रहता है और उसी के हिसाब से ही उसको रैंक किया जाता है। अगर री एक्रेडिटेशन का बात करें तो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर हमको क्या करना पड़ता है कि एक्रेडिटेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जिसी को बोला जा रहा है उसी को लॉन्च किया गया था इंडिया में? 2000, 2005, 2013, 2014। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 2013। अगर रूसा का बात करें, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम था, और इसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक फंडिंग टू स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि एक तरह का फंड प्रोवाइड करना हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कि ताकि उनका जो क्वालिटी है वो एनहांस हो सके। ताकि अभी 2024 या 23 में इसका नेम को चेंज कर दिया है और रूसा से PM उषा कर दिया गया है, ओके, PM उषा कर दिया गया है। अगर इसी का कंपोनेंट का बात करें तो कुछ एक फास्ट जो कंपोनेंट रहता है, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमियस कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, जो देश भर में जो ऑटोनोमियस कॉलेज है उसी को यूनिवर्सिटी को क्या करना, अपग्रेड करना, इसका एक मेन कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यू मॉडल डिग्री ए कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस, और उसके साथ साथ नया तरह का मॉडल डिग्री कॉलेज एस्टेब्लिश करना, प्रोफेशनल कॉलेज को सेटअप करना, इसी का कंपोनेंट है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटी और कॉलेज को, इसी का ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और उसी के साथ साथ फैकल्टी रिक्वायरमेंट सपोर्ट एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, की फैकल्टी रिक्वायरमेंट में हेल्प करना, सपोर्ट करना, और उसके साथ साथ प्रोग्राम का इम्प्रूवमेंट करना भी इसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है और कंपोनेंट है।
अगर वोकेशनलाइजेशन को दिखे तो कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, बढ़ सकता है हायर एजुकेशन में, उसके ऊपर भी ये काम करता है, क्योंकि ये भी एक अहम कंपोनेंट है रूसा का। और उसके साथ साथ कैसे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ कैसे जो लीडरशिप क्वालिटी है वो स्टूडेंट्स लोगों के अंदर डेवलप हो सके, उसी के ऊपर भी काम करना इसी का एक कंपोनेंट है। अगर रिसेंट डेवलपमेंट को दिखे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि अंटिल 2026 तक क्या कर दिया है कि बढ़ा दिया है, और इसके लिए ये 12,929.16 करोड़ रुपीज जो कैपिटल है वो एलोकेट किए हैं। अगर हम लोग दिखे ये जो नया फेज है इसका जो एम है टू रीच अंडर रिजर्व underserved area including रूरल रीजन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड हो गया कि ये जो अनडिजर्व एरिया जो है हो गया वहाँ पहुँचना, रूरल रीजन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ ये जो जीईआर है वो लो जीईआर रीजन जो है वहाँ जाकर कुछ स्पेंड करना और हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथी बनाना, इसी का मेन ऑब्जेक्टिव है ये जो नया जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए। और ये फोकस करता है इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन ऑफ NP 19 2020 to revamp the higher education system. Next, NCFT 2009 was developed by NCRT, UGC, NCT, SCRT. Answer of this question is option A, that is NCRT. अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर टीचर एजुकेशन का बात करें तो इसको एनसीईआरटी डेवलप किया गया था। इसमें कुछ की फीचर जो था वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर ये फोकस किया गया है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के ऊपर ये एम्फसाइज किया है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का बात कर रहा है, और जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस को कनेक्ट कर ब्रिज करने के बारे में बोल रहा है। अगर इसका सिग्निफिकेंस को दिखे तो ये एक तरह का विजन है टीचर एजुकेशन के लिए, और ये टीचर एजुकेटर्स को गाइड करता है, और एक पॉलिसी मेकर जो है उनके लिए भी एक फ्रेमवर्क तरह काम करता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन, इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक लाइफ स्किल एजुकेशन का एक कंपोनेंट है। ऑप्शन डेवलपिंग एम्पैथी, डेवलपिंग ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेंटर्डनेस, टॉलरेंस टू एक्सप्लोर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज डेवलपिंग एम्पैथी। ओके, ये एक लाइफ स्किल का एक क्या है कि एक पार्ट है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है ये क्या है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये टीचर सेंट्रिक, एग्जामिनेशन सेंट्रिक, करिकुलम सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज स्टूडेंट सेंट्रिक। अगर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को देखिए तो ये एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। हो गया, और इसी का कुछ प्रिंसिपल है जैसे कि स्टूडेंट सेंट्रिक, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रेडिट बेस्ड, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, क्रेडिट सिस्टम। हो गया, इस तरह का कुछ प्रिंसिपल है जो कि CBCS के थ्रू हम लोग फुलफिल करते हैं। अगर इसका कंपोनेंट को देखिए तो कोर कोर्स रहता है, हालांकि अभी ये चेंज हो गया है, अभी जो UGC का नया रूल्स निकला है 2024 में, इसी के हिसाब से ये चेंज हो गया है। हो गया, अभी ये NEP 2020 को जो लागू किया जा रहा है उसी के तहत ये जो इलेक्टिव है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोला जा रहा है। हो गया, ऐसे कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है ये CBCS पैटर्न में, लेकिन उसी का अगर जो मेंस दिखे तो कंपोनेंट दिखे वो है कोर कोर्सेस कुछ रहता है, इलेक्टिव कोर्स रहता है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स रहता है। हो गया, और पहले स्किल एनहांसमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स दो तरह का कोर्स रहा करता था, लेकिन अभी उसको चेंज कर दिए हैं, अभी वोकेशनल कोर्सेस दिया जा रहा है। नेक्स्ट बेनिफिट को दिखे तो ये लर्निंग को एनहांस करता है, स्किल को डेवलप करता है, कैरियर का रेडीनेस को एनहांस करता है, और पर्सनल ग्रोथ भी करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NCT? NCT का पर्पस क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, empowering teachers in India, encouraging educational research. Answer of this question is option B, that is improving quality of teacher education. Operation Blackboard was outcome of NEP 1986 का. Which of the following represent the largest network of ECC centers in India? Private English medium school, केंद्रीय विद्यालय, आश्रम स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर. Answer of this question is option D, that is आंगनबाड़ी सेंटर.
Inclusive education seeks to promote discrimination, iridiums, equity, domination. Answer of this question is option C, that is equity. RUSA is a state sponsored scheme, central sponsored scheme, UNESCO sponsored scheme, NCRT sponsored scheme. Answer of this question is option B, that is central sponsored scheme. Environmental education is an urgent requirement in view of higher, environmental pollution in the world, rapid climate change, rapid deforestation, all of the above. Answer of this question is option D, that is all of the above.